स्वागत है आपका एनपीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज के जो हमारे गेस्ट है काफ़ी खास गेस्ट है, क्योंकि अक्सर आपने इनकी कहानियाँ जो है वो सुनी होंगी, और जो फेस है इनका आपने काफ़ी कम देखा होगा, क्योंकि ये जो कहानियाँ सुनाते हैं वो ऑडियो फॉर्मेट में सुनाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो है इनका जो चैनल है, इन्होंने एक और चैनल नया बनाया है जिसमें इन्होंने पॉडकास्ट का भी शुरू किया है। तो हमारे जाने पहचाने नाम है सूरज भाई, जिनका यूट्यूब चैनल है सूरज की कहानियाँ, और जो न्यू चैनल है जिसमें ये पॉडकास्टिंग करते हैं वो है ब्लडी सूरज। तो सबसे पहले सूरज भाई का स्वागत करते हैं कि उन्होंने एक छोटे से चैनल पर अपना समय निकाल कर हमारे लिए खेचल की आने की। तो सूरज भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई आपका इनवाइट करने के लिए। और मतलब मुझे खुशी हुई कि आपने अपने पॉडकास्ट पे मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं अपने स्टोरीज़ को और भी ज़्यादा ब्रॉड ऑडियंस को सुना सकूं, तो अच्छा लगा। सूरज भाई मौका तो बेसिकली आपने दिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सूरज की कहानियाँ जो चैनल है वो तो कोई होगा हॉरर का सुनने वाला जिसने वो नाम ना सुना हो। अब मैंने क्या किया है कि एक छोटा सा इंट्रो तो दे दिया जिसमें मैंने आपके दोनों चैनल के बारे में बात कर दी। सूरज की कहानियाँ चैनल के बारे में मुझे यकीन है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं तकरीबन सारे जानते ही होंगे। लेकिन उसमें क्या है कि आप उसमें फेस ज़्यादातर रिवील नहीं करते थे, है ना, आपका जी जो ऑडियो फॉर्मेट होता। तो अभी आपने जो है वो शुरू किया है ब्लडी सूरज नाम का चैनल, जिसमें आप इंडिविजुअल स्टोरीज भी सुनाएंगे और पॉडकास्ट भी करेंगे, है ना। जी जी, इंडिविजुअल स्टोरीज़ ज़्यादा होती हैं, जैसे हॉन्टेड प्लेसेस, हम्म कोई रियल सब्सक्राइबर्स की स्टोरीज़ हो गई, हम्म कोई हॉन्टेड जगह, ट्रेन, हाउस, हम्म मतलब जो कवर होते हैं उस टाइप का इंडिविजुअल। ओके। पॉडकास्ट बहुत कम, बट सब्सक्राइबर्स की स्टोरीज़ और ये प्लेसेस और ऐसा। तो भाई सब्सक्राइबर्स की स्टोरी से जो बात चली है, तो उससे जो हमारे व्यूअर्स हैं जी उनको सब्सक्राइबर्स की स्टोरीज काफ़ी पसंद आती हैं, जी, ये क्योंकि तो है। उसमें क्या होती है कि उसमें ऑथेंटिकेशन ज़्यादा होती हम्म। है ना, उनका जो अपना एक्सपीरियंस होता है। आमतौर पे हम भी कहानियाँ नरेट करते हैं, आप भी कहानियाँ नरेट करते हैं। तो क्या होता है कि कुछ कहानियाँ जो होती हैं वो हम पहले बता देते हैं बेसिकली कि हम्म। उसका कुछ सोर्स होता है, उसमें ऑथेंटिकेशन नहीं होती। जी लेकिन सब्सक्राइबर्स की जो कहानियाँ होती हैं उसमें अब कहानियों का क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सब्सक्राइबर अपना एक जो है वो एक्सपीरियंस बता रहा है ना, तो जी। उसका वो उसके साथ बीती है। हम्म। तो ये भी कहना गलत है कि उसके साथ वो जो बोल रहा है झूठ बोल रहा होगा। तो हम जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो भी होता है कि सच्ची बोल रहा होगा। जी जी, ये तो तो है। फिर हम शुरू भी इसी से करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए, कि आप बताइए कि आज हमारे लिए क्या लेकर आए हैं और कौन सा किस्सा लेकर आए हैं जो हमारे दर्शकों की रूह तक कंपा दे। तो चलिए हम जानते हैं कि देखिए, आज अगर सब्सक्राइबर्स के स्टोरीज़ की अगर बात हो ही रही है, तो देखिए सबसे पहले तो ये होता है ना कि जो रियल स्टोरीज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा डरावनी, मतलब कि होती हैं, लेकिन बहुत सिंपल भी होता है। हम्म। ठीक है। लेकिन आज की जो स्टोरी है हम्म। वो आपको, जो एंटिटी है, ओके। ठीक है, अर्बन लेजेंड है, हम्म वो मतलब ऐसा अर्बन लेजेंड है कि वहाँ के लोग ना उनसे डरते नहीं हैं, हम्म बल्कि उनका किसी देवता की तरह उनका पूजा कर किया जाता है। हम्म प्लस वो उनको, वहाँ की जो पब्लिक है ये मानती है, वो गांव वाले, कि ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। और वो न्याय के देवता भी माने जाते हैं। हम्म। तो ऑडियंस ने गैस कर ही लिया होगा, या फिर अगर आपके माइंड में आया कि यार क्या हो सकता है ऐसा। सूरज भाई मेरे माइंड में सिर्फ एक बात आ रही है कि जो हमारे व्यूअर्स है ना उनको चाहिए हॉरर का तड़का। जी जी, ये तो तो है। कहानी में अगर हॉरर होगा नहीं, तो हॉरर फिर तो है, हाँ। इसमें भर के है। तो मैं बताना चाहूँगा कि बंसीरा देव, जो कि हिमाचल के अर्बन लेजेंड हैं, हम्म। नाम सुना होगा आपने, देखिए बंसीरा मैंने देव। मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग ये पहली बार सुना है। और अगर नाम के हिसाब से अगर थोड़ा सा मैं इसको रिलेट सेंस कर कर पाऊँ, तो बंसेरा देव यानी कि जंगल वगैरह से कोई देवता के जी रिलेटेड कह जी जी, सकते हैं। बिल्कुल राइट। तो ये जो बंसीरा देव हैं, ये हिमाचल के ऐसे देवता माने जाते हैं। देखिए, अच्छे के साथ ये अच्छा करते हैं और बुरे के साथ ये बुरा करते हैं। तो बंसीरा देव असल में, ये अपनी संपत्ति, यानी कि बंसीरा नाम से ही पता चल रहा है वन, हम्म यानी कि वनों के जो राजा हैं बंसीरा देव, इनकी संपत्ति, यानी इनका संपत्ति यही है कि इनके, आप जंगल को अगर आप छेड़छाड़ या नुकसान पहुंचाते हो, तो ये फिर आपका मतलब इतना बुरा हाल करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जो नेक इंसान है, अच्छे इंसान है,
तो उनके मतलब उन डरने की ज़रूरत ही नहीं है इनसे, ठीक है। तो ये जो स्टोरी मतलब बंसीरा देव के बारे में मतलब जितना मुझे नॉलेज था वो मैंने आपको बताया कि आखिर ये बंसीरा देव होते क्या है, ठीक है। लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा तो हिमाचल के एक हैं मेरे सब्सक्राइबर माधवन शर्मा, उन्होंने ये स्टोरी मुझे भेजी थी। क्योंकि देखिए उन मतलब स्टोरी उनके भेजने से पहले मैंने बंसीरा देव के बारे में सुन रखा था, बट कभी मैंने इतना उनके बारे में रिसर्च नहीं किया और ना ही इतना नोटिस किया, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने भेजा स्टोरी तब मुझे लगा कि यार भाई मतलब ये एंटिटी के बारे में मुझे नाम मैंने सुना था लेकिन फिर भी मैंने रिसर्च नहीं किया, पहले कर लेता तो अच्छा होता। तो उन्होंने मतलब ये स्टोरी बताया कि हिमाचल में एक गांव है वो गुसैनी, ठीक है। अब वो नाम गुसैनी है कि गुसैनी है ये नाम नहीं, लेकिन ये जगह का नाम है। और ये करीब 20-22 साल पहले की ये बात है। उस टाइम जब ये माधवन शर्मा जी जब अपने फैमिली के साथ वहाँ रहते थे, फैमिली में उनकी 2 लड़कियाँ, उनकी वाइफ और वो रहते थे, तो उन्होंने बताया कि सूरज भाई अब बड़े ही हैं मुझसे, 22 साल हो गए पीछे तो बड़े ही है। तो उन्होंने यही बताया था कि सूरज भाई जब उस गांव में पहले क्या था ना, गुसैनी गांव बहुत छोटा सा था, अब तो वहाँ के काफ़ी लोग अब जानते हैं उस गांव को। तो उन्होंने बताया कि एक दिन इसी तरीके सभी लोग उनके साथी खेत पे ऐसे बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि 3-4 लोग बैलगाड़ी से किसी आदमी को रस्सी से बांध के ले आ रहे हैं। और वो आदमी दिखने में ऐसा लग रहा था कि उसको कोई बीमारी हो या उसके मुंह से झाग निकल रहा है और वो छटपटा रहा है। मतलब हम लोग देखते तो समझ जाते कि हाँ इसको किसी ने पॉजेस्ड किया हुआ है। तो उस टाइम जब गांव वालों ने देखा, माधवन जी ने भी जब खड़े थे उन्हीं लोगों के साथ, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बताएं यार, ये हमारे प्रधान जी का लड़का है, इसको पता नहीं क्या हो गया है कि कोई प्रेत है कि कोई साया है कि जिन है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। और हमने इसको मतलब तांत्रिक अघोरी बाबा मतलब दुनिया में ऐसा कोई बचा ही नहीं है, डॉक्टर सबको दिखा दिया बट कोई इनको मतलब सही नहीं कर पा रहा है। और जितना हम इसको किसी तांत्रिक के पास ले जा रहे हैं तो भाई ये जो अंदर एंटिटी है इसके वो और हावी होती जा रही है। तो एक तांत्रिक ने यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर इसे ज़्यादा तुम झाड़ फूक इसका कराओगे तो जो इसके अंदर का प्रेत है वो या तो इसके शरीर से इसका जान निकाल के इसको तभी छोड़ेगा, या तो भाई इसको ऐसे ही रहने दो, जीवन भर ये ऐसे ही रहेगा। अब प्रधान जी कहें कि भाई अब क्या किया जाए, तो अब वो लोग सोच रहे कि चलो इसको हम लोग कहीं और लेके चलते हैं, हो सकता है कि कहीं और कोई मिल जाए बाबा या कोई अघोरी अच्छे। तो अब गांव वालों ने बताया कि भाई अगर आपको सही करना है अगर प्रधान जी के बेटे को, तो आप एक काम करो, आप बंसीरा देव के पास ले जाओ। तो अब उनको इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि देखिए हर जगह में ना बंसीरा देव का अलग अलग राज होता है, ठीक है। वो देवता जहाँ पे स्थापित होते हैं वो अलग अलग जंगलों में होते हैं। तो अगर कोई घुसपैठ भी अगर उनके एरिया में आता है तो पहले उसको वो वार्न करेंगे, उसको देखते हैं कि ये इंसान का मकसद क्या है। अगर लगा कि भाई नेक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लगा कि हाँ ये कुछ तो करेगा तो फिर उसके साथ बहुत बुरा होता है। तो उनको नहीं पता था, तो उन्होंने बताया कि जंगल के बीच में, अब सोचिए वो लोग पहाड़ी इलाके में रहते थे जंगली एरिया में, लेकिन जंगल में और एकदम गहरे अंदर घने जंगल में करीब 10-15 किलोमीटर और अंदर उनका मंदिर था बंसीरा देव का। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं बंसीरा देव के मंदिर के पास लेके चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब माधवन जी और उनके 2-3 साथी थे, वो सब आगे आगे जा रहे थे बैलगाड़ी से, और जो पीछे जो पॉजेस्ड था वो उनके साथ उन्होंने उसको बांध रखा था। उन्होंने बताया कि वो आदमी मतलब करीब 2-3 किलोमीटर अंदर वो लोग गए होंगे कि उस आदमी को पता चल गया, वो बेहोश था वो जो पॉजेस्ड था। लेकिन जैसे ही 2-3 किलोमीटर वो लोग अंदर पहुंचे ना, तो मतलब उसके अंदर का जो प्रेत था उसे पता चल गया कि भाई ये मुझे ले कहाँ जा रहे हैं। अब भाई साहब वो इतना ज़्यादा तड़पने लगा, छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा। अचानक से उसने क्या किया, रस्सियाँ जो थी वो तोड़ दिया, रस्सी तोड़ दी और गुर्राने लगा किसी जैसे कुत्ते की तरीके एकदम गुर्रा रहा है। तो अब उसके साथ के जो लोग बैठे थे उसे देख के वो डर के तुरंत नीचे उतर गए,
मतलब वो लड़का इतनी बुरी तरीके से गुर्रा रहा था कि ऐसा लगा कि अगर कोई उसके पास चला जाए तो वो उसे कच्चा ही खा जाए। अब जो जितने भी गांव वाले थे ये देख के सभी डर रहे थे। अब तभी जो गांव के जो माधवन जी और उनके जो गांव वाले थे उन्होंने हाथ जोड़ के उन्होंने कुछ प्रार्थना की कि उन्होंने देखा कि जो बैलगाड़ी थी वो ऑटोमेटिक अंदर की ओर जा रही है। अब ये देख के जो जो प्रधान के लड़के के साथ आए थे वो सभी देख के हैरान कि भाई ये कैसा चमत्कार है। अब देखिए जो देवी देवताओं का जो चमत्कार होता है जब तक हम अपनी आंखों से स्वयं नहीं देखते हमें विश्वास नहीं होता है। तो अब मैंने भी देख रखा है, मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि जो हमारे कुल देवता हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो मैंने कई सारे पॉडकास्ट में भी अपने कुल देवता के बारे में ज़िक्र किया कि कैसे उन्होंने हेल्प की है, तो उसके बारे में तो बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन जो ये देवी देवताओं को अगर हम दिल से मानते हैं और ख़ासकर हिमाचल के देवता जो होते हैं वो सच में पावरफुल होते हैं। तो वो उन्होंने देखा कि जो बैलगाड़ी वो ऑटोमेटिक अंदर की ओर जा रही है और उस आदमी की चीख, जो उस लड़के की चीख इतनी बुरी तरीके से पूरे चारों तरफ गूंज रही थी कि सभी सुन के इतना हैरान थे कि उसकी आवाज़ ना किसी लड़के की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई 80-90 साल का कोई बूढ़ा आदमी और उस लड़के का आवाज़ पूरा मिक्सअप डबल डबल वॉइस आ रही है। और उसके चेहरे पे कभी भाई उसकी ना तो बियर्ड थी ना कुछ था, लेकिन रह रह के माधवन बता रहे थे कि कभी उसके चेहरे पे कटने का निशान दिखे तो कभी दाढ़ी, कभी मूंछ अचानक पे दिखे फिर गायब हो जाए। अब उसके बाद वो जाते जाते उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मंदिर थी पत्थर की और उसके अंदर उन्होंने बताया कि वो माधवन जी ने कि वो बंसीरा देव की मूर्ति मतलब मंदिर है और उनका जो स्वरूप उन्होंने बताया कि वो किसी राक्षस की तरीके था बंसीरा देव का। हाँ, लंबे लंबे नाखून, दांत लंबे लंबे। तो वो वही चीज़ है ना कि लोग बंसीरा देव को भी देख के डर जाते हैं। वो तो ऐसा होता है ना कि जैसे अब हमारी दुर्गा माँ है। जी अब दुर्गा माँ का जो एक रूप है जो बिल्कुल सात्विक रूप है, जी और जब वो फिर काली माँ के रूप में आती हैं, जी जी जी। ऐसे ही भगवान शिव हैं जब वो रुद्र रूप में आते हैं। तो जो हम हैं, जो भक्त हैं, है ना, वो तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऐसा पर्सन है जो इनसे अवेयर नहीं है तो वो तो देख के डर जाएगा। सही बात है। तो हो सकता है कि जो उन्होंने डिस्क्राइब उनके जो उन्होंने रियल में देखा हो उनको, तो वही मूर्ति उन्होंने वो चीज़ बना दी। हाँ, तो उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया कि हमने बंसीरा देव की मूर्ति को देखा, दिखने में वो भयानक लग रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रेत जो था उसके शरीर में, वो ऐसा लगा कि वो बस बाहर निकलना चाहता है, दूर भागना चाह रहा है वो, लेकिन वो मंदिर की तरफ खींचा चला आ रहा है। अब जितने भी थे सभी गांव वाले उतर के मंदिर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो प्रेत अभी भी बैलगाड़ी पे था और फिर अचानक ऐसा लगा कि वो अपने आप उसके हाथ की जो दूसरी रस्सी थी वो भी टूटी और वो घसीटते हुए कोई उसे ला रहा है। यानी कि वो मंदिर से करीब 15-20 कदम दूर था और सभी गांव वाले मंदिर के पास थे। तो उन्होंने देखा कि वो उसको कोई मंदिर की तरफ उसका पैर घसीट के ले आ रहा है। इनविजिबल था, कोई नहीं, बस। और वो अपने पूरे नाखून पूरे ज़मीन में धंसाए जा रहा है कि भाई मुझे मंदिर के पास कोई ले जा रहा है। तो अब वो मतलब वो इंसान जो था वो इतना ज़्यादा मतलब भागना चाह रहा था, मंदिर से दूर भागना चाह रहा था, लेकिन कोई ऐसी अनदेखी शक्ति थी कि जो उसे अपनी तरफ मंदिर की ओर खींचे जा रही है। अब उसने अपने नेल्स इतने ज़्यादा वो ज़मीन पे गड़ा दिए थे बट फिर भी वो घसीटे ही जा रहा है। माधवन जी ने बताया कि उसके 3-4 उंगली के नाखून तो ऐसे ही उखड़ गए थे। मतलब इतनी बुरी तरीके से उसने ज़मीन को पकड़ा था, बट फिर भी वो उससे भी ज़्यादा, उस प्रेत से ज़्यादा पावरफुल बंसीरा देव थे कि उसे मंदिर के सामने ला के पटक दिया और फिर वो बैठ के अपनी भाषा में पता नहीं कौन सा अजीब सा लैंग्वेज में वो बात कर रहा है, चिल्लाए जा रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है, कभी बाल नोचे जा रहा है। मतलब कि वो सीन जो था उस टाइम बड़ा खतरनाक था। मतलब आपने कभी किसी पॉजेस्ड इंसान को देखा है अपने मतलब रियल में? मैंने वो पॉडकास्ट के में भी बताया, वो मेरे रियल कज़न ब्रदर है, और जब उनके पास उनको जब पोसेशन हुई तो मैं ऐसे बैठा हूँ, वो बिल्कुल ऐसे साथ में बैठे थे। तो आप सोच सकते हो कि मैंने कितने करीब से देखा हुआ है। और पोसेशन
सिर्फ वही नहीं होती जो प्रेत की होती है, पोजेशन कई बार देवता की भी पोजेशन ही होती है। जी। तो जो मेरे मदर हैं उन पर भी नाग देवता की एक बार पोजेशन आई, और वो हमारी गलती थी कि एक ऐसा स्थान था जहाँ पर हम माथा टेकने गए थे, वो नाग देवता का स्थान था। अच्छा। और भीड़ होने की वजह से मैं और मेरे भाई ने माथा नहीं टेका, और हमने बताया भी नहीं। अच्छा। लेकिन रात को मदर बोलने लग पड़े कि माथा नहीं ना टेक कर आए, तो हम जी अगले जी। दिन भागे भागे गए। तो पोजेशन जो है वो मैंने बड़े करीब से देखी हुई है, और बड़े उसका जो एक्सपीरियंस है, अब हर पॉडकास्ट में उसको बताया नहीं जा सकता, जी फिर जी, नहीं लोग बात बोर हो सही जाते हैं। है। नहीं तो चलिए आगे करते हैं, फिर एक चीज़ और बतानी है आपको। तो हुआ ये कि जब वो इंसान सामने बैठा अपनी लैंग्वेज में कुछ अजीब सी बातें बोले जा रहा है बोले जा रहा है, फिर वहाँ पे ना 6 लकड़ियाँ रखी हुई थी लाइन से मंदिर में। जैसे आदमी आता है दर्शन करने के लिए, कोई फूल चढ़ाता है, पत्थर साइड में रख दिया, लकड़ी का टुकड़ा कुछ रख दिया, ऐसा नॉर्मली वहाँ पे, क्योंकि वो जंगल ही पूरा उनका प्रसाद है, एक तरीके से संपत्ति है, तो कुछ हाँ। लकड़ी का टुकड़ा उन्होंने पूजा के तौर पे रख दिया। अब गांव वालों ने क्या देखा कि वो प्रधान का लड़का वो लकड़ी का टुकड़ा उठाता है, अपने हाथ में पेट में, मतलब शरीर के चारों तरफ वो गोदने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और उन्होंने क्या देखा, अब जाहिर सी बात, अगर कोई नॉर्मल इंसान है, अगर वो अपने शरीर पे अगर वो अटैक करता है तो रेड कलर का ब्लड निकलेगा, सही। लेकिन उसके बॉडी से ब्लैक कलर का ब्लड पूरा बाहर आ रहा था। अब रेड और ब्लैक, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी जैसे जी क्या होता है कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर कोई डिजीज हो, तो जी। तब भी जो खून है वो महीने के तक ब्लैक हो जाता है, उसका रंग इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो ब्लैक लगता है। एक मतलब ब्लैक की भी अलग कई किस्में आती हैं ना, जैसे आपका ब्लैक और मेरा ब्लैक थोड़ा सा डिफरेंट है। जी। तो जो आपके सब्सक्राइबर ने बताया वो, अब शायद आपने उनसे डिटेल में बात की या नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि ब्लैक मतलब बिल्कुल प्योर ब्लैक, या फिर उनको झलक लगी कि हाँ वो ब्लैक था। अब इतना डिटेल तो नहीं उनसे बात हुई, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम कोई भी डार्क एंटिटी या फिर निगेटिव एंटिटी होती है, तो बोलते हैं ना कि ब्लैक कलर के कपड़े या फिर ब्लैक काला जादू, मतलब ये सारी चीज़ों को ना काले कलर से ज़्यादा जोड़ा जाता है। लेकिन ब्लैक तो शनिदेव का भी पूरक है। हाँ, वो चीज़ तो है, क्योंकि सनी देव भी जो है, अब उनका अलग ही मैटर है। शनिदेव है न्याय के देवता। हाँ, तो वही चीज़ है कि जो न्याय के देवता तो हैं वो, हम्म। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं देखिए, अच्छी चीज़ें भी होती हैं वही सेम चीज़ों का, और उसका वही बुरा भी होता है। अब जैसे मेरा, आपने देखा मेरा रूप अच्छा भी है बुरा भी होगा, हम्म। तो उसी टाइप का ये है कि ब्लैक अच्छे के लिए भी होता है बुरे के लिए भी होता है। सही। तो जो ब्लड निकला, आई थिंक हो सकता है कि डार्क रेड या डार्क, मतलब हो सकता है कि वो ब्लैक के इसमें थोड़ा सा दिखा हो, लेकिन उन्होंने बताया कि जो नॉर्मल रेड होता है उस तरीके तो वो था नहीं ही था, नहीं सही वो। है सही। उनके बॉडी से पूरा ब्लैक कलर का ब्लड टाइप का निकल रहा है, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहा है। बाद में उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे वो ब्लड धीरे धीरे रेडिश की ओर आ रहा है, रेड होता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी बॉडी ना धीरे धीरे से लगा सूखती जा रही है, और वो बेहोश हो गया। ओके। गांव वालों ने कहा कि अब ये लड़का सही हो चुका है, क्योंकि जो भी इसके अंदर प्रेत था, जो भी था, वो निकल चुका है। क्यों? क्योंकि गांव वालों के लिए, जो माधवन जी ने बताया कि वो गांव वालों के लिए, हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने किसी प्रेत आत्मा को किसी इंसान के शरीर से निकाला हो, सही। क्योंकि भाई पहले भी निकाला था, इसीलिए हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं। हम्म। तो वो चीज़ था। फिर 2-3 दिन के बाद पता चला कि वो आदमी मतलब कि नॉर्मल हो गया, लेकिन बहुत कमज़ोर हो गया था वो। वो तो सही बात है, खून भी निकला हाँ, और पोजेशन पॉजिटिव, भी हुई। हाँ, तो वो कमज़ोर हो गया, तो ये उन्होंने बताया था। तो ये था पहला किस्सा। सूरज भाई, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा भयानक था, क्योंकि जब पोजेशन होती है ना वो सबसे भयानक रूप होता है, जी। जहाँ पर हम किसी अपने को या फिर किसी ऐसे पर्सन को जिसको जानते हैं हम उसको उस रूप में देखते हैं, जिसको देखना नहीं चाहते। पहली बात तो ये कि जो कुलदेव बंसेरा जी हैं, वो किन किन के कुलदेव हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हिमाचल के हमारे बहुत से व्यूअर हैं। और दूसरा, जो आप गांव का नाम लेते हैं, एक बार दोबारा ले सकते हैं? गुसैनी। गुसैनी जो गांव है उसके आसपास या फिर उस गांव से कोई ताल्लुक़ रखते हैं वो भी कमेंट में बता सकते हैं, और बंसेरा जी के बारे में कोई और कहानियाँ हो वो भी उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले हम अगले किस्से की तरफ चलें,
तो एक दो मेरे सवाल थे जो मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, जी, जी, जी। क्योंकि हो सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो व्यूअर्स के मन में भी आए हों, हुँ। तो उनको भी जो क्लैरिफिकेशन है, एक तो पहली बात ये है कि जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, हिमाचल या उत्तराखंड भी कह सकते हैं कि इन लोगों का अपने जो देवताओं को लेकर बहुत ज़्यादा लगाव होता है। डेडिकेटेड होते हैं पूरी बहुत तरीके डेडिकेटेड से। होते हैं। तो जैसे आपने कहा आपकी कुल देव है, बेसिकली आप जो है वो प्रयागराज से करते हैं बिलोंग। हुँ। तो आपका जो, आप प्रयागराज से ही हैं जो कुल देव है, या आप हिमाचल से नहीं, नहीं, ताल्लुक रखते हैं? प्रयागराज से ही। आप वहाँ के कुल देव है जैसे, है ना? हुँ। ठीक है, क्योंकि अगर हिमाचल के जैसे कुल देव हैं, तो वो क्या आमतौर पे जैसे मेरे नीतीश भाई के साथ भी पॉडकास्ट हुए हैं, द हुँ। लिमिटलेस टॉक वाले हैं, हुँ, हुँ। तो वो जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो मैं इमेजिन करता हूँ कि जैसे देवी या देवता के साथ उनकी ना बिल्कुल सीधी बात हो रही है ना? जैसे मैं और आपसे बात कर रहा हूँ, जी, जी। तो इतना जो गहरा ताल्लुक है, तो वो एक्सपीरियंस मैं, अगर जैसे पहाड़ी देवता की बात, मुझे लगा कि शायद आपका भी हो ताल्लुक, तो अगर वो होते तो मैं एक्सपीरियंस जानना चाहता। खैर अब वो तो बात है नहीं। और दूसरी जो ये माधवन शर्मा जी है, ये ओरिजिनल नेम है, हम उसको हाँ, कह हाँ, सकते नहीं, हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? वो आप कर सकते हो, ये ओरिजिनल नेम है, ओके। बाकी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मतलब मैंने देखा है, रील्स पे भी देखा है, और जैसा आपने बताया कि आपने जिनका नाम लिया कि वो सामने देवता से बात करते हैं फेस टू फेस। नीतीश राय, है ना? अच्छा, तो इसी तरीके मतलब एक सब्सक्राइबर थी, उनका नाम नेहा था, उनसे मेरी बातचीत होती थी पहले। तो उन्होंने बताया था कि हमारे साइड ना हिमाचल में अगर कोई है, अब मान लो मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, आप कहीं और के हो, या फिर मेरे आपसे आपसे और मेरी बीच बहस हो गई, या मैंने कुछ आपके बारे में कहा कि यार अब मुझे इससे बदला लेना है, तो कहते हैं कि वो कुछ नहीं करते, सीधा देवता छोड़ देते थे उनके ऊपर। तो मतलब देवता छोड़ना, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आता था। बाद में जब उनसे मैंने थोड़ा पूछा तो कहते थे कि वो बदला लेने के लिए, या फिर किसी से हमें अगर बदला लेना है, किसी से अगर दुश्मनी हमारी है अगर, तो हम उस पे देवता छोड़ देते थे। एक तरीके से जैसे प्रेत आत्मा किसी पे हाँ, छोड़ते, बस सही। वो सीधा देवता छोड़ देते थे, फिर उसका कल्याण हो गया। फिर समझिए वो मतलब इतना परेशान रहेगा, इतना परेशान कि पूछिए मत। क्योंकि उन्होंने भी बताया था कि खुद उनके चाचा ने उनके ऊपर, अपने भाई के ऊपर ही देवता छोड़ दिया। तो ये जो सारी चीज़ें होती ना कि भाई, जब मैंने सुना तो मुझे भी डर लगता है कि यार हिमाचल वालों से अगर आप पंगा लेते हो तो ये देवता छोड़ने का ऐसा कुछ ये करते हैं। क्योंकि रील्स पे भी मैंने देखा कि वो एक लड़का होता है, उसको मतलब टक्कर लगती है तो उसको उल्टा सीधा बोलने लगता है, लेकिन जो हिमाचल का लड़का होता है वो कहता है अरे कोई नहीं भाई, सॉरी सॉरी। जैसे ही वो गुजरता है उसके साथ बगल में ही देवता होते हैं, तो कहते हैं कि जाऊँ इशारे से, कहता है नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, रहने दो। तो मतलब इतना वो होता है। अभी आपने जब बताया कि भाई फेस टू फेस इतना बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि अ, यकीन तो है मुझे, क्योंकि मैंने देखा है और मैं 3 साढ़े 3 साल से इस फील्ड में हूँ। तो भाई इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है कि कौन सा इंसान झूठ बोल रहा है या कौन से किस्से झूठ हो सही। सकते हैं, हम वो पहचान लेते हैं। लेकिन अभी भी कितने लोगों को लगता होगा कि अरे भाई इसकी कहानियाँ फेक हैं या फिर ऐसा वैसा। नहीं, वो तो बताऊँ क्या है कि अ, ये ना चलता रहता है। अब क्या होता है कि व्यूअर्स, मैंने, मेरे भी जो है वो कमेंट्स आते हैं, और उसमें जो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कहते हैं कि प्लीज़ टेक इट एज अ एंटरटेनमेंट। जी, आपने यकीन करना या नहीं करना, वो आपकी जो पर्सनल समर्था पर है। और दूसरी बात यह है कि जिसके साथ बीती होती है ना? तो हाँ, कुछ किस्से होते हैं जो हार्ड टू बिलीव होते हैं, जी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम उसको बिल्कुल सिरे से निकाल देंगे। इसी के साथ जो आपने बात की कि जिस सब्सक्राइबर से आपकी बात होती थी और वो कहते थे कि देवता छोड़ देते हैं, मैं जो हिमाचल के अपने भाई बहन हैं उनसे हाथ जोड़ के पहले माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये किसी का इंडिविजुअल चीज़ हो सकती है। जी, जी, उसका जी, कारण ये है कि भाई बदला लेना है, ये भी मान लिया कि देवता को छोड़ दिया, है ना? अब आप ही अगर गलत हैं, जी, तो फिर नहीं, फिर नहीं, थोड़ा जब हम किसी, जब हम देवता की जो अपनी इमेजिन अपने मन में लेकर आते हैं, तो सात्विक इमेजिन आती जी, जी, है ना? कि वो अच्छे हैं हम्म, और वो अच्छा करेंगे। तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि, मतलब एग्जांपल के तौर पे, मैं हिमाचल से एग्जांपल के तौर पे बिलोंग करूं और मेरी आपके साथ बहस हो जाए और उसमें गलती मेरी हो,
तो मैं अपने देवता से अर्ज करूं कि इन पर जो है वो कर दो जो कर सकते हो, तो फिर वो तो गलत चीज़ है ना। सही तो बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इंडिविजुअल हो सकती है किसी पर्सन की थिंकिंग। हम्म। और शायद मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि जो देवता है वो जो किसी इंसान को प्रॉब्लम आई है, जो मेरी थिंकिंग कहती है वो उसको सोल्व करते हैं कि तेरी समस्या का सोल्यूशन होगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि जो तुझ पर करेगा तो मैं उस पर बिना सोचे समझे, फिर वही चीज़ है ना कि धीरे धीरे इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये किसी इंडिविजुअल की सोच हो सकती हो सकता है, है ना। क्योंकि देखिए सही बात है भाई। अगर मुझे जितना मैंने सुना तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया, बाकी अगर कुछ गलत मैंने बोला हो तो भाई उसके लिए आप लोगों को भी मैं बोलता हूँ सॉरी। लेकिन ये चीज़ है कि जैसे देवता हमेशा से ही हमने बचपन से ही सुनते आ रहे और कई युगों से सुनते आ रहे कि पॉजिटिव वे में हाँ देवता का जो रूप होता है वो पॉजिटिव में है। जो प्रेत आत्माएं निगेटिव चीज़ें उनका अलग ही एक रूप है। सही। ठीक है, धरती आसमान है, इतना अंतर है उनके बीच में। तो वो चीज़ मुझे भी नहीं हजम होती थी जब कोई बोलता था भाई हमने वो उस बंदे ने उसके ऊपर देवता छोड़ दिया। हाँ ये नहीं हजम हो रही। हाँ। देवता से बात होती है ये तो ठीक है, हाँ। ये होता है। अब क्या होता है कि हमारी श्रद्धा होती है। अब किसी पर्सन की इतनी गूढ़ श्रद्धा है कि वो अपने जो पूजनीय है उसको अपने साक्षात सामने पाता है, सही वो तो बात है। ठीक बात है। लेकिन ये किसी का इंडिविजुअल हो सकता है, तो हो हम सकता है वो इस चीज़ को चीज़ तो एंडोर्स है। नहीं करते कि भाई हिमाचल के में ऐसी बात होती है। जी। अगर आप ठीक हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं ये चीज़ सही समझता हूँ। बात है। अगर आप गलत हैं फिर तो फिर कोई भी नहीं हर एक बचा से डरो, सकता है। सही बात है। फिर हर एक से डरो। अगर आप ठीक हैं तो फिर भोले बाबा आपके साथ हैं, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। तो भाई अब जल्दी से जो है वो अगले किस्से को शुरू करते हैं। और जी। अगला किस्सा जो है आप मुझे बताइए फिर क्या आप लेकर आए अगले किस्से में। अगला किस्सा हिमाचल का ही है। ओके, आज मतलब पहाड़ों का हो गया थीम। हाँ, क्योंकि और ये कोटखाई का है ये। कोटखाई विलेज है। हाँ। ओके। तो ये भी मतलब रिसेंटली की बात नहीं है, काफ़ी टाइम पहले की ही बात है ये। ठीक है, और ये ज़्यादातर देखिए मेरे स्टोरीज़ जो मेरी जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं वो ज़्यादातर बुज़ुर्गों की होती हैं, या फिर ऐसा नहीं कि हाँ मेरे ही एज के किसी लड़के ने स्टोरीज़ भेजी हों। क्योंकि मैं उस टाइप की स्टोरीज़ में पकड़ लेता हूँ कि हाँ भाई ये बनावटी कहानी है, या फिर किसी ने जानबूझ के किसी और से चैनल से सुन के लिख के मुझे भेज दिया, ऐसा नहीं है। तो मैं ज़्यादातर बिलीव करता हूँ जैसे किसी एजेड पर्सन ने या किसी एजेड लेडी ने मुझे भेजा हो तो मैं वो स्टोरीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सुनाना। और मेरे चैनल पे सूरज की कहानियाँ पे ज़्यादातर आपको ना गांव देहात की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। और लोग वो पसंद भी करते हैं। पसंद भी बहुत रहता है क्योंकि वो उस हिसाब से मैं वो स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ उसमें, और वो पूरा फील डाल देता हूँ कि लोग अगर आंख बंद करके उसको सुने तो लगे कि भाई हम गांव में लेटे हुए आराम से कहानियाँ सुन रहे हैं। तो ऐसा है। तो आज की जो कहानी है ये कोटखाई की है और ये काफ़ी साल पहले की बात है ये। आपने 1.5 फुटिया के बारे में कभी सुना है? 1.5 फुटिया? 1.5 फुटिया या बौना प्रेत? ये हाँ, नहीं बोना प्रेत के नाम से नहीं, एक और इसको वर्णन करते हैं। फिर मैं गोह भी बोलते हैं इसको। नहीं, गोह गोह नहीं कहते। नीतीश भाई के बारे के मुंह से सुना था, मुझे याद आ नहीं रहा, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने उसको साक्षात देखा हुआ। तो कच्चा कलुआ? नहीं, कच्चा कलवा मारा मुंजा? नहीं, मुंजो नहीं, मुंजो नहीं कुछ। देखिए क्योंकि फिर डेढ़ देखिए जो ये जितने भी घोस्ट या 1.5 फुटिया, मुंजा, बस कच्चा मुझे इतना कलुआ। उसकी रेफरेंस है कि वो किसी बच्चे की आत्मा होती है और जो काफ़ी ज़्यादा शैतानी करती है। हाँ, कच्चा कलुआ है, कंफर्म है। यही होगा। कच्चा कलुआ है या फिर मुंजा, यही दो नहीं, है। मुंजो तो वो उसको हम कह सकते हैं ब्रह्म राक्षस का एक बालक रूप कह सकते हैं ना। वो लेकिन नहीं ये है। कच्चा कलुआ ही एक ऐसी एंटिटी है जो कि शैतानी बहुत ज़्यादा करती है और ये भगवान से भी नहीं डरता। क्योंकि मंदिर में भी ये जाता है तो इसका कोई कुछ भी बुरा नहीं हो भगवान भी कहते सकता। होंगे ना बच्चा है क्या बच्चा है, करेगा। अरे हाँ, छोड़ो हटाओ, माफ़ किया। इसलिए नहीं तो ऐसा डरता। है। तो देखिए जो 1.5 फुटिया है, ये 1.5 फुटिया का मतलब कुछ आइडिया आपको नहीं है कि 1.5 फुटिया? सिर्फ इतना है। और मैंने जैसे कहा ना कि उसकी जो मेरी रेफरेंस है वो सिर्फ नीतीश भाई तक की है। और वो कहते हैं कि जैसे वो रात को भी कई बार नजर आता है, मतलब आकाश में चमकता हुआ जा रहा है कोई, तो हम पहचान जाते हैं कि ये वही है। अच्छा। मुझे नाम अभी भी लग रहा है, कोई नहीं। व्यूअर्स जो होंगे वो थोड़ा सा
समझ सकते हैं, जो आमतौर पे टीएलटी को काफ़ी देखते हैं, तो शायद वो कनेक्ट कर पाएँ, और अगर हैं तो वो नाम ज़रूर जो है वो मेंशन कर दें कि किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन जो आपका रेफरेंस है वो कच्चा कोलवा या हाँ, डेढ़ फुटिया के कंफर्म है बारे में। ये, हाँ। ओके। तो देखिए जो 1.5 फुटिया होता है हुँ, असल में वो किसी 1.5 फुट के बच्चे की या 1.5 फुट के आदमी की वो आत्मा होती है। और इसको भी ना कई इसके भी मतलब अलग अलग हैं। हुँ, हुँ। मेरे पास 2 किस्से हैं ये डेढ़ ओके। फुटिया के। तो ये हिमाचल का है और एक दूसरा है असम का। तो आप दोनों सुनाएँगे फिर? दोनों मैं क्या सुनाऊंगा। बात है! ये तो तो फिर ये चीज़ है सोने पे सुहागा हो गया आज। क्योंकि देखिए रियल इंसिडेंट है तो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे और हाँ, सही बिल्कुल बात है। मतलब स्केरी तो होगा, इतना तो कंफर्म है। हुँ, हुँ। तो ये जो स्टोरी है ये सौरभ ने मतलब बताई थी कि उनके दादाजी के साथ हुआ था। और उस टाइम उनके जो सौरभ के फादर थे वो करीब 8-9 साल के थे, हुँ, ठीक है। और उनके पिताजी जो थे वो कोटखाई में रहते थे। और हुँ, उस टाइम उन्होंने बताया कि उस टाइम उनके गांव में ना जो छोटे छोटे बच्चे होते थे हुँ, हुँ, वो चोरी हो रहे थे, गायब हो रहे थे। हुँ, और कोई भी पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर ये बच्चे गायब कहाँ से हो रहे हैं हुँ, और कौन इनको गायब कर रहा है। हुँ, धीरे धीरे करते करते करीब 12-13 बच्चे गायब हो गए, हुँ, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता चल पाया। हुँ, तो अब गांव वालों ने सोचा कि अब हमें बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हुँ, इसलिए वो कड़ी निगरानी रखने लगे बच्चों को ध्यान से कि कहीं अकेले ना जाएं, उधर ना जाएं। तो एक रात की बात है कि सौरभ के दादाजी जब सो रहे थे तो उन्हें अचानक, भाई जानते हो पहाड़ी इलाका है तो जाहिर सी बात है ठंड रहता है और अंधेरा जल्दी हो जाता है हुँ, पहाड़ों में। तो उनको किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई हुँ, और ये उनके पड़ोसी के बच्चे की आवाज़ थी। तो अचानक जब उनकी नींद खुली तो वो खिड़की के पास गए, बाहर जैसे उन्होंने झांका तो आवाज़ बंद हो गई। हुँ, वो खिड़की पे फिर भी खड़े थे थोड़ी देर, उन्होंने देखा कि एक करीब एक नाटी सी बूढ़ी औरत, हाँ वो हाथ में झोले में कुछ लिए हुई थी हुँ, और वो बड़ी अजीब तरीके से चल रही थी। हुँ, आपने अगर कोई मूवी में या फिर ऐसा सीरियल में देखा होगा जैसे जो नाटे लोग होते हैं हुँ, हुँ, चलते कैसे हैं वो सब, हाँ, तो सेम उस टाइप का वो चल रही थी। तो उनके दादाजी को लगा कि यार कहीं ना कहीं मुझे शक हो रहा है कि बच्चे जो गायब हो रहे हैं कहीं ये बूढ़ी औरत तो नहीं गायब कर रही। हुँ, उन्होंने क्या किया कि दरवाज़ा खोला और अपना घर का दरवाज़ा नहीं बंद किया, दरवाज़ा खुला छोड़ के ही वो चले गए उसका पीछा करने के हुँ, लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे वो पीछा कर रहे थे तो अचानक वो बूढ़ी औरत गायब हो गई, आँखों के सामने बिल्कुल। आंखों के सामने से ही गायब हो गई। अब वो दादाजी हैरान कि यार मैं उसको कब से देखे जा रहा हूँ, अचानक कहाँ गायब हो गई। हुँ, वो थोड़ी देर उधर ही खड़े थे, फिर उन्होंने देखा कि वही बुढ़िया वापस से फिर से आ रही है, यानी हुँ, जिस रास्ते से वो उसका पीछा करते हुए आगे तक गए हुँ, फिर वो उधर ही खड़े। उन्होंने देखा कि जैसे लूप में चल रहा है, जैसे हुँ, बुढ़िया गई फिर से फिर वापस आ रही है। हुँ, तो उन्होंने देखा कि इस बार वो उनका पड़ोसी का बच्चा जो करीब 2-2.5 साल का होगा, हुँ, उसको हाथ में पकड़े, एक हाथ से जैसे कोई खिलौने को नहीं एक हाथ से हुँ, पकड़ के हुँ, टांग के लेके चलते हैं, हुँ, वो लड़का बेहोश था कि मर चुका था पता नहीं, लेकिन उसको वो बुढ़िया टांगे हुए ले जा रही थी। और फिर वो उसका पीछा करते गए, वो धीरे धीरे जंगल के और अंदर जाती गई। हुँ, फिर उन्होंने जो देखा वो मतलब उनकी आंखों पे मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि भाई ये सब हो क्या रहा है। हुँ, उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक जगह खाली थी, हुँ, वहाँ पे एक बड़ा सा तराजू था। हुँ, वो तराजू इतना बड़ा था कि वो बुढ़िया औरत एक पलड़े पे वो बैठ सकती थी, हुँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले उस बच्चे के शरीर पे हल्दी हुँ, और सिंदूर और पता नहीं क्या क्या लगाया हुँ, उसको पूरा। और वो अपने आप ही बोले जा रही थी कि बहुत मुश्किल होता है कि 1.5 फुट से कम या 1.5 फुट के बराबर के बच्चों को अगवा करके उन्हें जान से मारना। हुँ, और मैं साफो साफ बचती चली आई हूँ गांव से, और गांव वालों मतलब मेरा पता भी नहीं लगा पाया कि हाँ आखिर बच्चे गायब कौन कर रहा है। हुँ, और आज ये आखिरी बच्चा है और आज 21 बच्चों की बलि देने के बाद ये मेरी ये साधना 1.5 फुटिया साधना पूरी होगी। हुँ, इसके बाद वो क्या करती है, एक पलड़े में अपना बैठती है और दूसरे में उस छोटे से बच्चे को रख देती है। और वो दादाजी देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत आंख बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाए जा रही थी। तभी दादाजी ने क्या देखा, अब ये मतलब
हैरान करने ही वाली बात है कि भाई जाहिर सी बात है, कहाँ वो बुढ़िया औरत, कहाँ वो 1.5-2 साल के बच्चे का वजन। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उस बच्चे का वजन बढ़ता जा रहा है और वो बुढ़िया ऊपर जाती जा रही है। अब वो इतना भारी हो गया कि पूरा जो पलड़ा था वो एकदम नीचे आ गया, वो बच्चे वाला, और वो बुढ़िया एकदम ऊपर टंगी हुई थी। वो हंस रही थी कि आखिरकार मेरी साधना सफल हुई। और उन्होंने देखा कि उस बच्चे के शरीर पे बाल नहीं थे, धीरे धीरे उसके शरीर पे ना काले कलर के बाल उगने लगे। मतलब ऐसा लगा कि वो किसी जानवर के रूप में बदलता जा रहा है, लेकिन वो था आदमी। आदमी बन गया, मतलब वो बच्चे के रूप में वो आदमी बन गया, दाढ़ी बाल सब आ गए। हाइट उतनी थी? हाइट उतनी ही थी। ओके। और वजन वो भी बढ़ गया? हाँ, वजन भी बढ़ गया। और जैसे ही वो पलड़े से नीचे उतरा तो वो बूढ़ी औरत झटके से नीचे गिरी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऊपर टंगी थी, हटेगा तुरंत नीचे गिरेगी। अब वो बूढ़ी औरत के पास चलते हुए आता है और उस छोटे बच्चे की आवाज़ में बोलता, अगर भाई वो बच्चा है तो बच्चे की आवाज़ में बोलेगा, लेकिन उनको ऐसा लगा कि जैसे किसी बूढ़े आदमी को जैसे सर्दी हो जाती है, खांसी आती है ना, तो अजीब सी आवाज़ आती है, खराश आती है। सेम उस टाइप की आवाज़ में वो बोल रहा है कि बताओ क्या करना है। वो बूढ़ी औरत हंसने लगी और बोलती है कि मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। तो वो आदमी बोलता है, वो जो बौना होता है, वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, मुझे अपना दिल चीर के दो। तो वो बूढ़ी औरत क्या बोलती कि ठीक है, ये तराजू उसके ना बोलती है कि मेरा दिल के बराबर जो सोना चांदी है, पैसा, इतना मेरे दिल के वजन के बराबर लेके आओ, तभी मैं तुमको अपना दिल दूंगी। अब ये जब दादाजी ने सुना तो सोच रहे थे कि यार ये मतलब कैसा डिमांड है, और ये क्या कर रही है ये बूढ़ी औरत कि दिल चीर के दूंगी, फिर उसके बाद उतना सोना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि वो उसको ना तराजू एक छोटा सा देती है, बिल्कुल छोटा सा था। उसको वो जो 1.5 फुटिया होता है उसको वो तराजू देती है, और वो फिर उसके बाद चला जाता है। वो वापस गांव की तरफ धीरे धीरे चलते चलते जाता है, और जो उसके दादाजी थे वो उसका पीछा करने लगे। वो 1.5 फुटिया क्या था कि वो देख रहा था सभी के घर के बाहर जाए, दरवाज़ा अगर बंद रहता था तो किसी को खटखटाता नहीं था, मतलब दरवाज़ा नॉक ना करे, बस वो देखे अगर बंद है तो वो आगे चला जाता था। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सौरभ के जो दादाजी थे उन्होंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, और वो एंटर कर गया उनके घर में। उनका टी शर्ट या शर्ट टंगा हुआ था खूंटे पे, किसी तरीके उसने उसको उतारा, और 20-30 रुपए उनके जितने भी जेब में, अब ये काफ़ी साल पहले की बात है तो 20-30 रुपए काफ़ी होते थे। तो उसने अपने हाथ में, उसके हाथ में जितना आया छोटे से हाथ में उसने उठाया, और फिर वो वापस उस बुढ़िया की तरफ जाने लगा। दादाजी भी उसका पीछा करते गए, और उसको, उस बूढ़ी औरत को उस 1.5 फुटिया ने पैसे दिए 20-30 रुपए, और बोला कि अब मुझे अपना दिल दे। तो बुढ़िया बोली कि मतलब मैं इतने दिनों से, इतने महीनों से 21 बच्चों की बलि देने के बाद मैंने 1.5 फुटिया साधना को सिद्ध किया है, तो क्या सिर्फ 20-30 रुपए के लिए? हाँ। तो उसने कहा कि पहले तुम मुझे मेरे दिल के वजन के बराबर मुझे सोना चांदी ला कर दो, तभी मैं तुम्हें वो दूंगी, दिल अपना निकाल के। तब जाके वो, मतलब आपको पता है 1.5 फुटिया का अक्सर मतलब वो दिल क्यों मांग रहा था, सेम उसके वजन के बराबर? ऐसा आपके मन में अगर नहीं आया होगा या आया आया होगा? है, लेकिन मैं चाहता था कि स्टोरी एक बार पूरी हो जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग हो। असल में 1.5 फुटिया का एक, जैसे बोलते हैं ना, हर किसी एंटिटी का एक रूल होता है। कर्ण पिशाचिनी का, जितनी भी फीमेल एंटिटी होती है, अगर आप उनको सिद्ध करते हो तो आप उनके अलावा किसी और स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकते। तो इसी तरीके 1.5 फुटिया का भी एक रूल होता है कि उसको ना हर चीज़ में बैलेंस चाहिए। अगर वो आपको, मान लीजिए 50 ग्राम सोना ला के दे रहा है, तो 50 ग्राम वो कुछ ना कुछ वो आपसे लेगा। लेकिन बुढ़िया सटिया गई थी क्या? उसको नहीं पता था दिल निकाल के दूंगी तो अब बात उसमें रह जाएगा उस कुछ? हो सकता है कि वो कुछ और ही सातिर दिमाग दौड़ा रही हो अपना, लेकिन अब उसके साथ जो एंड में होने वाला था तो वो तो उसने सोचा ही नहीं था। चलो फिर आप अब रिवील कर दो क्या होने जब वाला था। वो उन्होंने देखा गांव वालों ने कि भाई, मतलब दादाजी ने जब देखा कि यार अब मुझे गांव वालों को बताना चाहिए, नहीं तो अब ये पता नहीं अब क्या करेगी अनर्थ। वो तुरंत गया और दूसरे दिन उन्होंने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और सारी बात बताई कि भाई एक बूढ़ी औरत है, वो डायन है,
उसने एक प्रेत को सिद्ध करके वही बच्चों को गायब करके बलि चढ़ाती थी। अब हमें इसको या तो जान से मारना होगा या हमें निकालना होगा, नहीं तो ये हमारे गांव को भाई तहस नहस कर देगी। अब गांव वाले जब उसके पास गए जंगल में, जिस एरिया में वो दादाजी ने उन्हें देखा था, तो भाई साहब उन्होंने देखा कि वो बूढ़ी औरत पहले से ही मरी हुई थी और उसके सीने से दिल बाहर निकला हुआ था और उसकी एक आंख फूटी हुई थी। 1.5 फुटिया जब भी मारता है, ये उसका एक निशान है। 1.5 फुटिया और तियानक, तियानक के बारे में सेम ही है। सेम है, मतलब कि वो भी एक बच्चे की ही आत्मा होती है। तियानक क्या करता है ना कि वो एक आपको लुभाने के लिए छोटे बच्चे का रूप ले लेगा और वो रोता रहेगा। अगर उसको आपने अपने गोद में उठा लिया तो बस फिर वो आपकी जान ले लेगा। वो एक उसकी एक पहचान है कि वो एक आँख निकालता है और दिल निकाल के वो मार देता है इंसान को, कि पता चल जाए कि भाई इसको आखिर मारा किसने है। अच्छा, ये नई एंटिटी सुनी है, तियानक। तियानक। इसका कोई किस्सा है आपके पास? हाँ मेरे पास किस्सा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए तो फिर उसको अगले पार्ट के लिए रख लेंगे ना। चलिए कोई नहीं, मैं उसको भी कवर कर दूंगा। ठीक है। तो अब ये हुआ कि 1.5 फुटिया जब उसने देखा कि भाई बुढ़िया का दिल वो पहले से निकाल के खा गया और उसकी एक आंख गायब थी। अब गांव वालों को तो ये डर था कि भाई चलो ये बूढ़ी औरत तो मर गई, लेकिन अब वो जो 1.5 फुटिया जो प्रेत था, अब वो क्या कहर मचाएगा। लेकिन गांव वाले नोटिस किया कि कुछ गांव में हो ही नहीं रहा, मतलब कि ना कुछ दिन चोरी बीत हो जाते हैं रही। तो नहीं हो रहा। हाँ, पता चला कि भाई कुछ भी नहीं, बच्चे भी है नॉर्मली, मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन हाँ, गांव वालों ने 1 से 2 बार उस रात में 1.5 फुट के किसी आदमी को घूमते हुए देखा। अब वो कोई आदमी था वहाँ का रहने वाला कि वो सच में वो 1.5 फुटिया प्रेत था, लेकिन कभी भी उसके बाद उनके गांव में कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ। ठीक है, ये था पहला किस्सा। दूसरा किस्सा जो है ये आसाम का है। ठीक भाई है, दूसरे किस्से से पहले छोटा सा क्वेश्चन का जो है वो सेशन कर लें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के भी कुछ क्वेश्चंस हो गए। पहली तो बात ये है कि वो मुझे नाम याद आ गया। अच्छा, उसको उसको वो था गिट्ठू राक्षस। उसको गिट्ठू राक्षस कहते हैं। गिट्ठू राक्षस। हाँ, गिट्ठू राक्षस कहते हैं, वैसे गिट्ठू राक्षस भी कह सकते हैं ना, जो नीतीश भाई बताते थे ना, वो मेरे बात में आ गया। दूसरा जो इसमें सबसे जो बड़ा क्वेश्चन था कि जैसे वो दादाजी की आप बात बता रहे हैं, वो तो जवान होंगे। अब मुझे नहीं लगता, चलो शायद ना भी हो। वो तो शायद हो सकता है हाँ, जिंदा भी ना हो। नहीं नहीं, तब की बात है जब उन्होंने ये सारा मंजर होते हाँ, देखा तब ना। वो जवान तो थे। कोई उन्होंने एफर्ट वगैरह नहीं किया उसको रोकने के लिए, क्योंकि वो सारा सीन देख रहे थे। एक बात ये। दूसरा था कि जो तराजू था वो किसी को नजर नहीं आता था। मतलब जंगल का एरिया था, लोग आमतौर पर चलते फिरते रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसा किसी ने गौर किया हो। और जो आप बात कर रहे हैं कि जो वो बूढ़ी औरत है, उसने भी इनके दादाजी को गौर नहीं किया कि एक बार जब वो गई है तो गायब होगी, दोबारा वापस आई है। तो तब भी उनके दादाजी ने देखा, तो फिर उसके बाद दादाजी उसका पीछा कर रहे थे। फिर गुड्डू राक्षस का पीछा भी कर, सॉरी, जो कच्चा कुलवा या 1.5 फुटिया 1.5 फुटिया। आपके हिसाब से उसका पीछा कर रहे थे। तो ये सारी घटना में जो मेरा मेन क्वेश्चन है या मेरा मेन डाउट है कि दादाजी बड़े गायब से रहे, वो कोई खुद एंटिटी तो पता नहीं नहीं। थे? नहीं, बात देखिए आपका बिल्कुल सही है। देखिए, पहली बात तो उन्होंने ये बताया था कि वो जंगल के एकदम गहरे घने जंगल में चली गई, यानी जंगल था लेकिन उसके और अंदर, मतलब कि जहाँ पे आमतौर पर नॉर्मल लोग नहीं आदमी जाते। जाता ही ना हो। सही। भाई कोई अगर डायन या चुड़ैल, अक्सर आपने सुना होगा, वो जंगल के एकदम बीचों बीच घने में रहती है, हाँ, जहाँ पे नॉर्मल आदमी जा ही नहीं सकता। सही। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि अच्छा, अगर उस बूढ़ी औरत को ना पता होता तो वो गायब अचानक से होके फिर वो दोबारा क्यों वहाँ पे जाती। हो सकता है कि उस बूढ़ी औरत को पता था कि मुझे कोई तो देख रहा है, लेकिन वो दिखाना चाह रही हो शायद जानबूझ के। पर अगर वो ऐसा कर रही थी तो फिर वो बड़बड़ाती क्यों है कि मैंने 21 बच्चों की बलि दी और किसी को आज तक पता नहीं लगा? ये भी पॉइंट तो है ना। ये भी बात सही है आपका। है ना। शायद हो सकता है कि उनके दादाजी के पास कोई हो, प्रभु की कृपा हो, या फिर कुछ जैसे ऐसा। अब इसमें मुझे जो समझ में आता है, अब इसमें ऐसा कोई है नहीं। हम्म। जो आमतौर पे कहा जाता है कि हिमाचल में जब कोई ऐसी किसी पर विपदा आती है तो उनके देवता जरूर साथ में होते हैं, जी, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। तो तो इसका इसीलिए तो ना, कंक्लूजन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनके देवता जो है वो रक्षा कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए अभी आपका जो जो ये क्वेश्चन है ना, ये दूसरे किस्से से ये 101% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए हिमाचल का है तो ये भाई, मैंने भी ये दिमाग नहीं दौड़ाया कि देखिए हिमाचल में जो होते हैं भाई, देवता साथ में रहते हैं। हाँ। ठीक है,
और बंसीरा देव का एक और किस्सा था, वो मैंने नहीं सुनाया, लेकिन वो इसी तरीके रिलेटेड था, क्योंकि उस वो देवता भी उनके साथ थे, इसलिए जो औरत वहाँ पे ब्लैक मैजिक कर रही थी जंगल में, वो कुछ नहीं कर पाई उनका। तो ठीक है। ऐसा करते हैं कि जो अभी आपने एक एंटिटी का नाम लिया था, क्यानत, क्या नाम था उसका? तियानक। तियानक। वो जो है, और इसके अलावा जो भी आप चाहेंगे, लेकिन ये तियानक जो है मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड लगी चीज़, क्योंकि इंटरेस्टेड मतलब इन द सेंस किस्से के तौर पे, पता नहीं क्या भयानक चीज़ होगी, वो तो आप रिवील करेंगे। तो उसके लिए जो है वो एक छोटी सी वोटिंग कर लेते हैं कि भाई जो भी उस किस्से को सुनना चाहते हैं पार्ट 2 जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो दूसरा किस्सा है जिसकी बात आप कर रहे हैं, यानी कि असम का भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता किस्सा है, और उसमें जो मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर भी आप कह रहे हैं कि मुझे हाँ, मिल मिल जाएगा, तो जाएगा। जल्दी से उसको शुरू करते हैं और फिर उसके बाद उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या होता है। देखिए, ये किस्सा असम का है और सब्सक्राइबर्स की ही स्टोरी है ये। अब लोग बोलेंगे कि भाई आपके पास सब्सक्राइबर्स की स्टोरी क्यों है? तो जिसके भाई ऑडियंस 1,60,000 ऑडियंस हो, तो जाहिर सी बात है 1 लाख नहीं भेजेगी, कम से कम 1,000, 500, 200 ऑडियंस तो भेजेगी इसका मैं स्टोरी। आपको आंसर देता हूँ कि मेरे अभी सब्सक्राइबर कम है, यानी कि मैंने हम्म। शुरू किया, जी। और अभी मैंने रिसेंटली अनाउंस भी किया कि मैंने जो है वो रेगुलर, मैंने डेली स्टोरीज जो है वो अपलोड किया करनी है। जी। तो अब हम व्यूअर्स हो सकते हैं कि भाई इतनी स्टोरीज कैसे हो सकती हैं, वो पिछले मैं 3 महीने से इकट्ठी कर रहा हूँ, मेरी प्लानिंग 3 महीने से चल रही है, और मेरे छोटे से चैनल पर इतने सब्सक्राइबर भेज रहे हैं स्टोरीज, तो जी। आपका चैनल तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा चैनल है मेरे चैनल के हिसाब से। मतलब स्टोरीज इतनी मेरे पास रहती है कि हाँ, मुझे वो देखना पड़ता है कि कौन सी स्टोरी बेस्ट रहेगी। क्योंकि मेरे पहले पॉडकास्ट के बाद ही, जब मैंने पहला जो पॉडकास्ट भाई के साथ किया था, विकास भाई के साथ एज ए गेस्ट, उसके बाद ही मतलब अभी मेरा कोई कुछ जानता नहीं था मुझे, अभी भी कौन सा जानते हैं, पर चलो एक हॉरर जॉनर में तो थोड़े बहुत है ना, तो उसमें मुझे कम से कम 500 से 600 ईमेल आए थे, और सिर्फ इंडिया से सोचिए। ही नहीं, पाकिस्तान, सऊदी अरब से, कनाडा से, ब्रिटेन से, भाई जो लोग हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो कितनी जेन्युइन है, मैं जी। सिर्फ वही स्टोरी नरेट करता हूँ जो मुझे हिट करती है, कि वो तेरी ये क्या हो गया यार, ऐसा भी हो सकता है। अब मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं और कुछ रिलेटिव्स के साथ भी हुई हैं कि मैं तो इन चीज़ों पर 100% विश्वास करता हूँ, और मैं उसी नज़रिए को लेकर वो कहानी जो बयां करता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। जी। तो आपके पास तो कहानियों की बाढ़ होगी, तो आई थिंक व्यूअर्स को इस चीज़ की क्लैरिटी होगी कि भाई काफ़ी मेरे पास बहुत आती हैं कि हैंडल नहीं होती, तो भाई के पास तो काफ़ी आती होंगी। क्योंकि देखिए, जो सब्सक्राइबर्स स्टोरीज भेजते हैं ना, वो मेरे माइंड में सेट रहता है। हाँ, बस एक बार उसको रिवाइव करने की ज़रूरत होती है कि सही। भाई ये किस्सा मुझे यहाँ पे सुनाना है, ऐसा ऐसा। बाकी दोस्त कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि सब्सक्राइबर्स कुछ ऐसे होते हैं कि सेम स्टोरीज दूसरे चैनल पे भी दे देते हैं, हाँ, तो उससे हमारा ही नाम खराब होता है कि अरे भाई ये तो कॉपी यहाँ से किया है, सही वैसा बात। वैसा। बट ये है कि जो मैं स्टोरीज, ये जो किस्से मैं जो सुना रहा हूँ, ये आपको कहीं भी नहीं सुनने को मिलेगा। सही ठीक है। बात है, और ऐसा होता भी है। अभी मेरे साथ भी रिसेंटली एक दो पॉडकास्ट में हुआ कि कुछ कह रहे थे कि ये स्टोरी कॉपी की है, और मैंने उसको कहा था कि इतना बड़ा सोर्स है, मैं कह नहीं सकता, सही बात है है। ना। अभी मेरे चैनल की कुछ स्टोरीज किसी बड़े चैनल ने सुनाई, तो मैंने उनको मैसेज किया पर्सनली कि सर ये कॉपी की स्टोरीज है, तो हंसने लग पड़े हो कि भाई मुझे किसी ने भेजी है, तो उन्होंने मुझे प्रूफ भी दे दिया। मैं कहा मैं ये आपको काउंटर नहीं कर रहा, कि मैंने कहा मुझे भी पता है, क्योंकि सही अब बात है। मेरे चैनल पर 70 के आसपास स्टोरीज अपलोड हो चुकी हैं, और 4 या 5 कहानियों में ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो उसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए जो मेरा पैरामीटर है वो सिर्फ एक पैरामीटर है कि अगर मुझे चीज़ पसंद आ गई है तो वो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बस लेकर जाऊंगा। सही बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो इस चीज़ को लेकर करते हैं, ठीक है, उनकी भी जायज़ है, क्योंकि हर कोई जो है वो बार बार चीज़ सुनना नहीं चाहता। तो इसलिए मेरा भी होता है कि जो अभी मेरा ऑडियंस बेस कम है, तो मैं अपनी जो स्टोरी है वो करता हूँ उस हिसाब से कि मतलब कुछ कम व्यूज़ आते हैं तो मैं बड़े पॉडकास्ट में कर देता हूँ नरेट। दूसरा एक और चीज़ है कि जैसे व्यूअर्स कहते हैं कि भाई स्टोरी जो बोल रहा है उसको तो बोलने दे, ये तब होता है जब चीज़ को स्क्रिप्टेड हो। सही बात है। जैसे मैंने भाई से बात कर ली कि भाई आप कौन कौन सी स्टोरी सुनाएंगे, तो वही सुना के वो चले जाएंगे। बस। लेकिन जब डिस्कशन होती है ना, जैसे आज डिस्कशन हुई और आपको कुछ याद भी आ गया कि हाँ एक ये भी है, एग्जाम्पल के तौर पे वो नेहा की कहानी, कि तियानक। वो आपने जब सुनानी होगी आपके दिमाग में नहीं होगी, हाँ। लेकिन मैंने उसका काउंटर क्वेश्चन किया, आपने उसको कर दिया, है ना, ऐड ऑन हो गया।
इसी तरीके से जो फिर वो मुझे एंटिटी का नाम भूल गया, चलो बाद में करेंगे। कियानक गेठू राग नहीं से नहीं, कियानक जो भी आप कह रहे हो, तियानक। त्यानक है ना, अब याद कर लेता हूँ त्यानक। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे जब हम अगली बार पार्ट करेंगे तो मैंने पहले से ही कर लिया कि भाई त्यानक की जो होगी हम्म। अगर कहानी बताना। तो जो स्क्रिप्टेड होते हैं भाई, आप जो पॉडकास्ट देखते होंगे वो, मैं ये नहीं कह सकता कि स्क्रिप्टेड होते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कहानियों के साथ साथ उसकी डिस्कशन भी हो। तो अब डिस्कशन जो है वो अगले किस्से को पूरा सुनने के बाद करेंगे, और आपको ये पूरा किस्सा जो है विदाउट इंटरप्शन सुनने को मिलेगा, जैसे कि पहले 2 किस्से सुनने को जी मिले जी। हैं। मैंने इंटरप्ट नहीं किया भाई आज। तो जो गुस्से हो जाते हैं मेरे भाई लोग, आज वो ठंडे हो जाएं और कहानी सुने। अब तीसरा शुरू करते हैं किस्सा भाई। तो देखिए ये जो किस्सा है ये असम का है। अब गांव का मुझे नाम नहीं याद आ रहा वहाँ का। कोई बात नहीं, दिक्कत। तो ये कहानी जो है वो निकिता जी की है। ठीक है। निकिता रियल नेम है या बदला हाँ हुआ नहीं नाम नहीं, है? कोई भी बदला हुआ नहीं, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस नहीं, से एक्चुअली क्या है क्यों कि मैं बोल देता हूँ। पर्सनली इस चीज़ को मैं किसी किसी आपको, का होता है कि भाई हाँ, प्राइवेसी उसका रीज़न होती पता है। क्या होता है कि आज के ज़माने में ना, पता नहीं क्या चीज़ वायरल हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सही सकता। बात है। तो कुछ पर्टिकुलर नेम या पर्टिकुलर प्लेस हो ना, चलो गांव है तो एक घर के हम्म। बारे में क्या होगी, तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही चीज़ है। हाँ। तो ये निकिता जी ने मुझे शेयर किया था 1 साल पहले। हम्म। ठीक है। ये स्टोरी मैंने अपलोड किए बहुत पहले अपने चैनल पे। हो सकता है कि मैंने डिलीट भी कर दिया, क्यों? क्योंकि उस टाइम मेरी ऑडियो क्वालिटी और वो सेटअप इतना अच्छा नहीं था। फिर कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन वो किस्सा भी याद आया 1.5 फुटिया का, तो मैंने लोग कहा कि कहेंगे कि चलो जहाँ यार। पर आज नरेट कर रहे हो उसकी कौन सी अच्छी है। नहीं ऐसा लेकिन चलो नहीं बेटर है। है। देखिए बात आपका बिल्कुल सही है कि उस टाइम जैसा आप बोल रहे हो कि अरे कौन सा मेरा क्वालिटी सही है, तो वो ठीक है, वो वक्त के साथ साथ वो हो धीरे जाता है। धीरे इम्प्रूव होता है। सही बात। लेकिन हमारा मेन मकसद ये ना कि भाई हमें उस बंदे का डेडिकेशन देखना चाहिए हाँ, ये कि वो चीज़ है। कंटेंट कैसा ला रहा है, कि सही हमारे बात है। पास जो इक्विपमेंट है उसी का यूज़ करके मैं आप लोगों को भाई एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। तो ऑडियंस को समझना चाहिए कि भाई इसे सपोर्ट करें कि ये और अच्छा स्टूडियो बनाए और अच्छा इसका प्रोडक्शन हाउस बढ़े, तो भाई जितना अच्छा इसका होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। बस यही बात जो है वो मैं हाँ कहना चाहता था, लेकिन आज सूरज भाई ने कह दी, और आई होप जो व्यूअर्स हैं मेरे इस चीज़ को समझेंगे। और अब तो नहीं, अब तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी नहीं, है। पब्लिक है समझते, समझने वाले देखिए समझते हैं। सही तो सही। वो चीज़ है। तो स्टोरी बढ़ते हैं, नहीं तो वो हो अब जाएगा। किस्सा जो है जल्दी से हाँ शुरू करते बस। हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जब अपना 2017 में उन्होंने 12th पास आउट किया था अपना, तो उनके जो फादर है ना, तो उनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो असम में असल में वो उत्तराखंड के रहने वाले थे, रहते उत्तराखंड में थे। उनके पापा का जो भी बिजनेस था वो उत्तराखंड में ही सारा था। तो 12th पास आउट करने के बाद उन्होंने बताया कि असम में उनका एक गांव में ही उनका एक तरीके से फार्म हाउस या घर बोल सकते हो कि वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है, अब ब्लैक मैजिक से हट के वहाँ का जो वातावरण है थोड़ा सा उनको गांव वाली फील देता होगा, इसलिए वो लोग वहाँ पे घूमने के लिए गए। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि निकिता जी ने कि जब एक रात मतलब खाना पीना उन्होंने खाया पिया, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट किस्सा बताऊंगा ताकि लोगों को ज़्यादा ये ना लगे बहुत घसीट रहा है कहानी सही को। सही। तो उन्होंने बताया कि जब वो वहाँ पे गए, गांव का पूरा एकदम अच्छा माहौल था, घूमा फिरा सब कुछ, खाना पीना खाया, तो उन्होंने देखा रात के टाइम उनको ना कुछ ऐसी आवाज़ आई कि जैसे कोई गड्ढा खोद रहा है। हम्म। अब एक दो बार उन्होंने इग्नोर किया, बट वो गड्ढा लगातार कोई खोदे जा रहा है। तो उन्होंने खिड़की से जब झांका तो उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी का जो घर है, जो दीवार से सट के ज़मीन पे वो गड्ढा खोदे जा रही एक औरत। ठीक है। उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, वो उसे देख पा रही थी निकिता, कि मैं उसका चेहरा देख पा रही थी। और उसने लाल कलर के कपड़े में कुछ लपेटा हुआ था और दीवार से सट के उसके पड़ोसी के घर के दीवार से सट के गड्ढा खोद के उसको दफन कर रही थी। तो निकिता ने कहा, बताया कि उसे पता था कि यार इस गांव में चीज़ें होती हैं ऐसी। तो उसने इग्नोर कर दिया कि छोड़ो होगा कुछ, वो जाके सो गई। दूसरे दिन उसने जब देखा तो वही औरत गेट खटखटा रही थी। उसने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही औरत उसके घर के सामने खड़ी है। अब ये देख के निकिता हैरान, तभी उसकी मम्मी पीछे से आई और बोली कि बेटा हम लोग यहाँ 1 हफ्ते के लिए रुकेंगे, तो घर का काम वाम करने के लिए, खाना पीना बनाने के लिए ये यहाँ पे 1 हफ्ते तक रहेंगी हमारे साथ। अब ये देख के निकिता भी सोच में पड़ गई कि यार अब मैं मम्मी को कैसे बोलूँ कि मम्मी रात को ये ऐसा ऐसा कर रही थी। तो
निकिता बताती हैं कि वो अपने पापा से ज़्यादा फ्रेंडली थी इन कंपैरिजन टू मम्मी से। वो ज़्यादा बातें अपने पापा से शेयर करती थी। तो उन्होंने अपने पापा से बताया कि पापा ऐसा ऐसा मैंने इस औरत को देखा था करते हुए। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई अब तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने बुलाया उस औरत को और बोला कि देखो, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस सिंपल से ये बोला कि देखो ऐसा है कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, हम लोग अपना संभाल लेंगे। उस औरत के चेहरे पे मतलब थोड़ी सी भी एक टेंशन नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई आपने रखा है मेड, अगर उसको डायरेक्ट बोल दिया जाए बिना किसी को कुछ बताए कि भैया ऐसा है, आप नहीं आ सकते कल से, सही बात। तो उसके चेहरे पे एक अजीब सा रिएक्शन है, अरे भैया क्यों, मतलब पहले तो क्या कर दिया दिल पे मैंने ऐसा। लगती है ना कि यार काम गया, हाँ पैसा गया, मतलब हाँ, और फिर गुजारा नहीं निकाल हुआ। क्यों रहे हो भाई, ये तो हाँ, बता दो। बता दो तो क्या लेकिन गलती होगी कोई हाँ, ना। उसने कुछ भी नहीं बोला। वो बोली ठीक है कोई बात नहीं, वो चली गई। अब रात के टाइम निकिता को फिर से वही गड्ढा खोदने की आवाज़ आई, और इस बार ना वो औरत निकिता के घर से सट के ज़मीन से गड्ढा खोदे जा रही है, और लाल कपड़े में उसने कुछ लपेट के उसमें रखा। और जैसे ही निकिता ने ज़ोर से चिल्लाया, ए क्या कर रही है तू, भाग यहाँ से, इतना बोला, तो उस निकिता ने बताया कि वो औरत इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी रात के टाइम कि उसने मतलब उसकी तरफ देखा और दांत किटकिटा के सीधा वहाँ से भाग गई। ओके। वहाँ से जब भागी और फिर जब रात को ही जब उसने अपने पापा से बताया तो बोला कि बेटा अभी बाहर मत निकलो, हम कल सुबह देखते हैं कि यहाँ पे आखिर उसने गाड़ क्या रखा है। तो उन्होंने मतलब कि जब देखा कि गड्ढा तो है, अब वो अपने से तो छू नहीं सकते थे क्योंकि उसके मम्मी पापा थोड़ा धार्मिक टाइप के थे, तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक थे कि गुरु महाराज थे, उनके कांटेक्ट में थे काफ़ी अच्छे। तो उनको बुलाया गया, तो जब उन्होंने मतलब वहाँ से हटवाया वो चीज़, तो वहाँ पे ना लाल कपड़े में किसी छोटे से बच्चे की, अब वही 1.5 फुटिया 1.5 फुट के बच्चे की पूरा कंकाल का बॉडी उस पे था। साथ में उसमें एक जो पीरियड्स के टाइम जो यूज़ होता है कपड़ा, वो पूरा उसमें ब्लड लगा हुआ था और उसमें वो लपेटा गया था। मतलब कंकाल जो था, मांस बिल्कुल नहीं था। मांस बिल्कुल नहीं था, और उसके ऊपर मतलब कि जो मेंस्ट्रुएशन जो ब्लड होता है उसका कपड़ा जो यूज़ करते लपेटा थे हुआ लोग पहले, वो लपेटा हुआ था। अब ये चीज़ क्यों लपेटा गया था, क्या इसका रिलेशन था, ये मैं आपको बताऊं या फिर कहानी आगे मैं नहीं बता नहीं, दूं? ये भी जरूरी है, पता होना चाहिए। मैं, मेरी देखिए, क्यूरियोसिटी है कि ये चीज़ क्या क्योंकि है। अक्सर मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ ऐसी जिसमें ना रियल इंसिडेंट पुणे के हैं, ऐसे किस्से कि वहाँ की सास जो है, उनकी जो मदर इन लॉ, वो अपनी बहुओं का जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड है उसको लेने के लिए काफ़ी जिद करती हैं, उसको तांत्रिक को बेचती हैं, क्योंकि एक तरीके से ये जो फीमेल का ये जो मेंस्ट्रुएशन जो ब्लड होता है, हम इंसान लोग इसको बोलते हैं गंदा है, लेकिन ये एक तरीके से भगवान का एक तरीके से ये एक प्रसाद है, ये एक आशीर्वाद है। अगर ये ना हो तो फिर उत्पत्ति कैसे होगी? बस वही चीज़ है। तो जो ब्लैक मैजिक होता है ना, सबसे ज़्यादा पुराने ज़माने, मेरी नानी भी बताती थी कि उनके गांव में भी ऐसा होता था कि ब्लैक मैजिक सबसे ख़तरनाक ना पीरियड्स के जो ब्लड होते हैं उनके कपड़े या फिर कुछ ऐसा फीमेल का, ये सबसे ख़तरनाक होता है चीज़ कि अगर ये किसी का अगर पा जाओ तो भाई वो उस पर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक होता है। आपने अक्सर सुना भी होगा या देखा होगा कि जो लेडीज़ होती हैं जब वो पैड यूज़ करके जब बाहर फेंकती हैं तो ऐसे कभी भी खुला नहीं फेंकती हैं। आजकल तो कम अब ही तो होता होगा। कम ही होता है, हाँ। लेकिन उस टाइम पे मतलब मैंने तो सुना है, अब मुझे नहीं पता कि दिल्ली में कैसा क्या है, हमारे प्रयागराज साइड में क्या है कि आपको कहीं पे भी ऐसा खुला पैड नहीं मिलेगा किसी ने यूज़ किया और ऐसे फेंक दिया कहीं, जैसे हगीज़ वगीज़ पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं। कहते हैं कि हमेशा जब भी पैड को कूड़े में या डस्टबिन में फेंको तो हमेशा उसे थुक थुका के, यानी कि उस पर थूक के तब उसको फेंकना चाहिए, ताकि वो अपवित्र हो जाए। या काले लिफाफे में भी डाल दो, क्या पता हाँ, लगेगा। वही चीज़ है, मतलब कि उसे डायरेक्ट यूज़ करके तुरंत फेंकना नहीं चाहिए, उस पर थूकना ज़रूर चाहिए ताकि वो एक तरीके से उस पर ब्लैक मैजिक ना हो सके। ऐसा मैंने सुना था, और ये चीज़ करना भी चाहिए। अगर आप इसके बारे में डिटेल में आप जानोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना ख़तरनाक होता है और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। भैया आप मुझे ना मजबूर कर रहे हो कि ये जो पॉडकास्ट है 5 घंटे चले, लेकिन समय की सीमा होती है, तो मैं चाहूँगा कि नहीं जो ये स्टार्ट किस्सा है इसको जारी रखें। लेकिन उससे पहले एक बस मैंने छोटा सा जो जी। एक वाक्य सुना था, इतना ही कि जो आप ये सारे बात कर रहे हैं ना, तो एक मध्य प्रदेश का मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था
कि वो चाय में अपना यूरिन मिला के अपने ससुर और उसके परिवार को पिलाती थी ताकि वो हाँ, काबू में जाए, ऐसा भी कुछ सुना ये था चीज़ मैंने। मैंने सुना है। हाँ। अरे बहुत सारे होते हैं कि बच्चे नहीं होते, जिसके जो बे औलाद होते हैं वो कब्रिस्तान में जो अगर मुर्दे बच्चे हैं तो उनका वो कच्चा मांस खाती थी। अरे भाई। बहुत सारा ऐसा, अरे किस्से तो बहुत सारे पड़े हुए हैं कि मैं अगर 10 घंटे भी बैठूं तो इतना कैपेसिटी कि मैं 10 घंटे लगातार कोई ना कोई माइंड में कहानी स्ट्राइक आज करता ही आज जाता जो है। है मतलब पार्ट 2 के भरपूर कमेंट्स आएंगे और ये सब कुछ अगले पार्ट में हम कवर जरूर करेंगे, लेकिन अगर आपने पार्ट 2 की डिमांड ना की तो फिर कैसे होगा। रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहता है हाँ, सब्सक्राइबर्स का तो ज़रूर, जाहिर मैं सी वही बात कह है रहा हूँ ना कि कि पार्ट 2 जो है वो तब भी हाँ। आएगा जब वो कमेंट्स बॉक्स में उसकी बाढ़ आएगी, और जो एंटिटी फिर मैं भूल गया भाई, उसके बारे में जरूर बात हाँ, करेंगे। मुझे ज़रूर ना ज़रूर। बड़ा वो लुक्रेटिव नाम लगा, बार बार भूल क्यों रहा है, क्योंकि अभी हम चल रही है डिस्कशन चल रही है हाँ, तो मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके बारे में जरूर बात करेंगे। तो अभी हम किस्से को जारी आगे करते हैं। ठीक। तो जब वो उनके जो भी थे, बाबा थे या तांत्रिक, उन्होंने बताया कि असल में जो औरत है वो 1.5 फुटिया की वो साधना करके तुम्हारे घर पे, क्योंकि तुमने देख लिया था, और साधक की जो साधक होता है उसका यही नियम होता है कि जो अगर उसको देख ले तो 1.5 फुटिया वो उसके घर पे भी छोड़ देगा ताकि वो उसका भी नुकसान करे। और इसके बाद जब पता चला तो उन्होंने, तांत्रिक ने वहाँ से हटवाया उसको। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि निकिता की जो भी फैमिली थी उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम लोग दूसरे दिन ही यहाँ से निकल जाएंगे। उन्होंने पैकिंग वगैरह कर ली और दूसरे दिन जैसे ही वो अपने दरवाजे से बाहर निकले और उन्होंने अपने आँखों के सामने जो देखा, उसकी मतलब निकिता और उनकी फैमिली के लिए ये बिल्कुल एक अनइमेजिनरी सा था कि ऐसा क्या देख लिया भाई? अब उन्होंने जो देखा ना वो